नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आगमऊ। मैं हूं नौशाद अंसारी। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, गुज़श्ता रोज़ शहर के डोमनपुरा गोलवा वाक़ा MAA फाउंडेशन के कैंपस में एक रोज़ा सेमिनार व मुशायरे का इनेकाद किया गया, जिसकी सदारत असलम एडवोकेट ने की और निज़ामत के फ़राइज़ दानिशरी ने अंजाम दिए। इस तकरीब के मेहमान खुसूसी इफ्तिखार रागिब ने कतर दोहा से इंडिया आने के बाद मऊ पहली बार तशरीफ़ लाए और मज़कूरा प्रोग्राम में शिरकत की। अदबिस्तान मऊ की जानिब से उनका ज़बरदस्त खैर मकदम किया गया। सबसे पहले उन्हें शाल पेश की गई और मोमेंटो देकर एजाज़ से सरफराज किया गया। मज़कूरा प्रोग्राम MAA फाउंडेशन के चेयरमैन व बानी जमाल अख्तर अरपन के ताउन से किया गया। इस प्रोग्राम में सबसे पहले नियाल जालिब ने इफ्तिखार रागिब का तारुफ पेश किया। उसके बाद कलीम जाजिल और ज़की महफूज एडवोकेट ने भी अपने तासुरात पेश किए। इस दौरान मुख्तलिफ़ शोराए किराम ने भी अपने अपने कलाम पेश किए। प्रोग्राम के दरमियान में इफ्तिखार रागिब की तख्लीक करता किताब कुछ और की रूनुमाई भी की गई। ख्याल रहे कि इफ्तिखार रागिब ने इससे कबल 4 और मजमूए कलाम तख्लीक कर चुके हैं। प्रोग्राम के दरमियान इफ्तिखार रागिब से हमने उर्दू के ताल्लुक़ से कुछ सवालात दरियाफ़्त किए, तो उन्होंने क्या कहा आइए। हमारे उर्दू के जो दोस्त अहबाब हैं, उन्होंने मेरे एजाज़ में एक सेमिनार और एक मुशायरा रखा है। मेरी नई किताब अभी रिलीज़ हुई है कल बनारस में, कुछ और के नाम से, मेरा 5वां शेरी मजमूआ। तो उसकी पजीराई भी इन्होंने करने का इरादा किया है। उसी सिलसिले में इन्होंने मुझे दावत दी तो मैं यहाँ पे आया हुआ हूँ। जी, आप कतर में भी शायरी करते हैं और इंडिया में भी, जाहिर है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि कतर की शायरी और इंडिया की शायरी में क्या फ़र्क है? देखिए, कतर की शायरी, हम तो हैं इंडिया की, मिट्टी हमारी इंडिया की है। हम चाहे दुनिया में कहीं भी जाएँ तो हम इसी मिट्टी से जुड़े रहते हैं। हमारी शायरी में आप महसूस करेंगे कि एक ऐसी तड़प, एक बेचैनी है जो अपनी मिट्टी से दूर होने के लिए वजह से है। एक शेर मैं आपको सुनाता हूँ कि परदेश में रहकर कोई क्या पाँव जमाए, परदेश में रहकर कोई क्या पाँव जमाए, गमले में लगे फूल की किस्मत ही अलग है। और ले जाए जहाँ चाहे हवा हमको उड़ाकर, ले जाए जहाँ चाहे हवा हमको उड़ाकर, टूटे हुए पत्तों की हिकायत ही अलग है। तो वहाँ पे हम अपने आप को टूटे हुए पत्तों जैसा महसूस करते हैं, गमले में लगे फूल जैसा महसूस करते हैं। जैसे कि हमारा जो असल है, जो हमारी जो ज़मीन है, हम जहाँ से हैं हम वहाँ के हैं, हम उस तरह से। तो वहाँ रहते हुए भी हम शायरी यहीं की करते हैं, इसी दर्द को अपने का इज़हार करते हैं, उसी जुदाई और हिज्र को बयान करते हैं। आप ये बताइए कि अब तक आपने, हमें जैसा मालूम हुआ है कि कुछ किताबें लिखी हैं, कितनी किताबें अब तक आपने लिखी हैं? मेरी, जैसा भी मैंने कहा कि मेरा 5वां मजमूआ अभी आया है, तो जाहिर है कि इससे पहले मैंने 4 शायरी की किताबें मेरी आ चुकी हैं और अभी 5वीं किताब आई है। जैसे दुनिया में देखते हैं जो उर्दू शायरी है जी, तो हिंदुस्तान पाकिस्तान, बिलखुसूस पाकिस्तान में बड़ी मकबूल शायरी होती है और बड़ी म्यारी शायरी होती है जी। हिंदुस्तान में वो क्वालिटी नहीं है, क्या कमी समझते हैं? देखिए, वो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में शायरी के तौर पे होती है। हिंदुस्तान में शायरी अभी आजकल जो मुशायरों ने जो माहौल ख़राब किया है, वो एक तरह से तिजारत बना दिया है। उसको अच्छे शायर भी जो अच्छी शायरी कर सकते हैं या करते हैं, वो मुशायरों के लिए ख़राब शायरी करते हैं ताकि वो उन लोगों में उनकी मकबूलियत हो जाए, उनको दाद मिले, वाहवाही मिले। तो जो लोग जो पसंद करने वाले हैं, हम जब आवाम के हिसाब से शायरी करने लगते हैं तो हमें उनके लेवल तक जाना पड़ता है। पाकिस्तान में वो बात नहीं है। वहाँ पे शायरों को पैसे नहीं मिलते इतने जो जहाँ पे इसे मिलते हैं। वहाँ पे अब शायरों को बहुत मामूली कुछ अगर मिलता हो तो मिलता है, लेकिन यहाँ तो बजाते है वो एक बिजनेस इंडस्ट्री बन गया, मुशायरा इंडस्ट्री इसको कह लें, एक मुशायरा माफिया भी लोग कहते हैं कि वो इस तरह का जो हाथ है। तो ये सूरत हाल है। तो जाहिर है कि उसमें जो शायरी है और अदब है वो गायब होती जा रही है हिंदुस्तान से।
हाँ, ये है कि जो जेन्युइन जो ज़िम्मेदार शायर हैं, अदीब हैं, वो इस चीज़ को महसूस कर रहे हैं, उनको मुशायरों से कोई दिलचस्पी नहीं है, वो शायरी कर रहे हैं। हाँ, लेकिन उनकी तादाद कम है, वो जो बड़ी तादाद है वो मुशायरों के पीछे भागती है या उसके लिए अपनी शायरी को ख़राब कर रही है। तो मेयार जो है हिंदुस्तान में बहुत नीचे है शायरी का, उसकी वजह वही है जो अवामी मुशायरे हैं। उसके लिए अदबी जो लिटरेरी जो एक माहौल होना चाहिए वो बनाने की ज़रूरत है। जबकि पाकिस्तान में शायरी की कंपटीशन हो रही है, एक शायर दूसरे शायर से बढ़ के शेर कहना चाहता है, लेकिन यहाँ पे एक शायर दूसरे शायर से ज़्यादा मुशायरा पढ़ना चाहता है, ज़्यादा पैसे कमाना चाहता है, ये वह फ़र्क है। उर्दू ज़बान और अदब की खिदमत के लिए जो आप मतलब अपनी तरफ से खिदमत पेश कर रहे हैं जी, लेकिन हिंदुस्तान में मुशायरे बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, जी। उर्दू ज़बान को फ़रोग देने के लिए कोशिशें हो रही हैं, लेकिन क्या कमी है कि उर्दू ज़बान को फ़रोग नहीं मिल रहा है? देखिए, ये कोशिशें हो रही हैं। मैं एक इंजीनियर हूँ, मैं आपको बताऊँ कि जो बिजली दौड़ती है तो जो मेटल होता है ना, उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। वो इलेक्ट्रॉन एक इधर से जाता है, दूसरा जाता है, तो जो चार्ज पैदा होता है वो उसको ख़त्म करता रहता है। लेकिन जब हम वोल्टेज से कनेक्ट करते हैं तो जो सारे इलेक्ट्रॉन एक तरफ जब होते हैं तो दूसरी तरफ बिजली दौड़ती है। तो यही सूरत हाल यहाँ पे है, हाँ, कि एक सही समत नहीं है, सही डायरेक्शन नहीं है। काम कर रहे हैं लोग, लेकिन क्या करना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं। किस तरह से करना चाहिए? आप उर्दू की खिदमत की बात करेंगे तो उसके लिए सबसे पहले लिखने पढ़ने वालों को पैदा करना पड़ेगा, फिर उसके बाद होगा। मुशायरों से वो लोग पैदा नहीं होंगे। मुशायरों में अगर सही शायरी पेश की जाए, अच्छे सामे को ख्याल नहीं रखते हुए, हम लोगों पब्लिक डिमांड का नहीं, हम शायरी के मेयार का अगर ख्याल रखेंगे तो फिर लोगों का मेयार भी बढ़ेगा। अब कि लोग उस चाहेंगे कि हाँ भाई अच्छी शायरी सुने, लेकिन हम उनके लेवल पर उतर के जाएंगे तो फिर हुआ। तो इसी वजह से वो सही डायरेक्शन नहीं है। उतना हौसला और अज़्म के साथ, उतने जो उसमें विल पावर नहीं है कि हम काम कर रहे हैं तो हम लोगों की परवाह ना करें, हम मेयार का ख्याल रखें, हम उर्दू के लिए जो कार्य में। तो और उसके साथ साथ लोगों में, उर्दू वालों में एक समझें कि कहना कुछ और करना कुछ वाला बात बहुत ज़्यादा है। बहुत सारे उर्दू वालों को आप देखेंगे कि उनके बच्चे उर्दू पढ़ना लिखना नहीं जानते, उर्दू पे वो लंबी लंबी तकरीरें करते हैं। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। जब तक आप अपने घर में नहीं पढ़ाएंगे, दूसरों से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं? उर्दू ज़बान का जहाँ तक ताल्लुक़ है जी, तो रियासती हुकूमत की मंशा है कि उर्दू को जी। जो लाजमियत है, उर्दू की लाजमियत तकर्रुर के लिए उसे ख़त्म करने के बारे में सोच रही है। इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? अब मुझे इसके बारे में इल्म नहीं है कि हुकूमत ऐसा सोच रही है, लेकिन जहाँ तक मैं देख रहा हूँ कि हुकूमत अपने तौर पे काम कर रही है, चाहे वो कम हो या ज़्यादा हो। ये कि उससे फ़ायदा उठाने वाले उतना फ़ायदा नहीं उठा रहे हैं। से जो जितने भी एकेडमी हैं या इदारे हैं या उसमें जो लोग काम करने वाले हैं, वो जिस तरह से काम करना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं। तो उसका जो फ़ायदा होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। जबकि तो मुमकिन है कि हुकूमत देखे कि जब इनका कुछ फ़ायदा नहीं है तो फिर उसमें कुछ कमी भी आ जाए, हो सकता है कि ख़त बंद भी कर दें। तो क्या लगता है आपको कि उर्दू की लाजमियत के ख़त्म कर देने से जी, तो उर्दू ज़बान पे ज़वाल का बादल नहीं मट रहेगा? नहीं, देखिए, उर्दू ज़बान ख़त्म नहीं होगी कभी भी। ये एक बात दिमाग से निकाल लीजिए कि उर्दू ज़बान ख़त्म हो जाएगी। हाँ, वो ऑलरेडी लोगों के दिलों में उर्दू ज़बान बसती है। हम जो आजकल टेलीविज़न पे, सिनेमा में देखते हैं, वो ज़बान उर्दू ही है। उसमें वो आप अगर अल्फाज नोट करने जाएं तो सारे उर्दू के लफ्ज़ हैं। उसका नाम बदल करके आप हिंदी कहें, देवनागरी में लिखें, उसको कुछ भी कर लें, लेकिन उर्दू ज़बान नहीं ख़त्म होगी। हाँ, हमें ज़रूरत इस बात की है कि हम लिखने पढ़ने वालों को ज़्यादा से ज़्यादा पैदा करें। लिखने पढ़ने वाले जो नई नस्ल है उसमें लिखने पढ़ने वाले लोग हों जो उर्दू पढ़ना जानते हों, उर्दू को लिख सकें। ये जो बुनियादी चीज़ें होंगी तो फिर आगे काम आसान होता जाएगा। ये हम अपने घर से, अपने मोहल्ले से, अपने गांव से, अपना जहाँ तक हमारा जो समझिए दायरा है वहाँ तक हम अगर इसको करें तो फिर इंशाल्लाह उसमें कोई ज़्यादा फ़िक्रमंदी की बात नहीं है। और उसके लिए बहुत हुकूमत की मदद की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ज़बान हम अपने तहीं भी सिखा सकते हैं, अपने बच्चों को हम लिखना पढ़ना
अगर सिखा लें तो वो खुद उस उर्दू में इतनी कशिश है। मैं एक इंजीनियर हूँ, आज एक शायर हूँ, मेरे 5वीं किताब आ रही है। क्यों आ रही है? मैंने कभी भी अदब के तौर पे लिटरेचर नहीं पढ़ा, हाँ, लेकिन मुझे शौक़, उर्दू ने मुझे खींच लिया, मुझे समझिए कि उर्दू ने मुझे अपना लिया। तो ये, लेकिन मैं मैंने मैट्रिक तक उर्दू पढ़ी है बाज़ाब्ता। तो उसके बाद फिर मैं इंजीनियर होने के साथ साथ मैं शायरी भी कर रहा हूँ। आपका आबाई वतन कहाँ है और मऊ में आप पहली बार आए हैं या इसके पहले भी आए थे? आबाई वतन मेरा गोपालगंज है, बिहार में एक ज़िला है सिवान के बगल में, जो यहाँ से करीब ही है, 2-2.5 घंटे का रास्ता है। और मऊ से गुज़रे हैं कई बार, लिच्छवी एक्सप्रेस से या और भी दूसरी गाड़ियों से, लेकिन उतरने का या यहाँ पे क़याम का पहली बार ये मौका मिला है। और यहाँ पे मैं जो यहाँ का जो काम है उससे मैं वाकिफ़ हूँ, मैं देखता हूँ यहाँ के शोरा से मैं जानता हूँ, पहले के शोरा से भी वाक़फ़ियत है। और जो नई नस्ल में जो काम हो रहा है वो उसने मुझे बहुत ज़्यादा मुतासिर किया है। फेसबुक और व्हाट्सएप के ज़रिए से मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि जो मैंने महसूस किया, मैंने और भी शहरों में मैं जाता रहा हूँ और शायरों से मुलाकात होती है। ज़्यादातर जगहों पे जो अदबी नशिस्तों में उर्दू वाले में बड़ी उम्र के लोग होते हैं, 50-60 के ऊपर के लोग होंगे ज़्यादातर, और 40 के नीचे के बहुत कम मिलते हैं। जबकि यहाँ पे मैंने ये महसूस किया है कि एक बड़ी तादाद नौजवानों की है, तो ये एक बड़ी खुशाइंद बात है। मतलब मऊ को मैं इसके लिए मुबारकबाद पेश करता हूँ और मैं बहुत ही पुरुमीद हूँ मऊ के नौजवानों से कि जो मुस्तकबिल में बहुत अच्छा काम करेंगे। इसमें दानिश असरी और निहाल जालिब और अहमद हमाद और ये सब, ये और जो भी दूसरे इनके साथी हैं, सब मिलके बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और एक अच्छा माहौल बना करके ये चल रहे हैं। मैं इनकी बहुत कदर करता हूँ, इनसे बहुत मेरी मोहब्बत है, और इसलिए कि ये उर्दू के लिए और अदब के लिए बहुत सही डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। मऊ के उदबा और शोरा को क्या पैगाम देना चाहते हैं? पैगाम वही जो बातें हमने आपसे कही कि उर्दू के लिए इखलास के साथ जो नई नस्ल है उसमें उर्दू को ज़्यादा से ज़्यादा उनको पढ़ने की तरफ तरगीब दें। कम से कम हमारे अपने रिश्तेदारों में, अपने घरों में कोई ऐसा ना हो जो उर्दू पढ़ा लिखा हुआ ना हो। उसके लिए अपने घर से हम कोशिश करें, उसके बाद हम उस दायरे को बढ़ाएं अपने मोहल्ले और अपने जिस हद तक भी वो हमारा असर हो सकता है। और इस तरह से अगर हम सब करने लगें तो उर्दू का काम इंशाल्लाह अच्छा होगा और बेहतरीन।